Hello dear students, in our previous class we had studied about the phase relation between the current and voltage in series LCR circuit. Now in our today's class we are going to find the power consumption in series LCR circuit. What would be the power consumed in the series LCR circuit, that we are going to find today. Okay. So first of all let's recall what is the phase difference between the current and voltage in a series LCR circuit. जो हमने फेजर से पता किया था, ये फेजर है. In this phasor this is the current and this is the direction of voltage across the inductor and this is the voltage across the capacitor. If we consider that VC is greater than VL, then resultant voltage is in this direction, like here in this direction. And if we consider that VL is greater than VC, and here we are considering that VL is greater than VC, then resultant voltage is this. Resultant voltage of VL and VC. This is VL minus VC, and this is the voltage across the resistor VR. So the net voltage in the LCR circuit is this. This is the net voltage in LCR circuit. Let represent it by E, or we can call it EMF, and its phase is phi. its phase is phi, और ये phi कितना होगा वो हमने फाइंड आउट किया था. कैसे? टेंजेंट फाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टेंजेंट फाई आपके पास होगा VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो VC माइनस VL डिवाइडेड बाई VR. ये हमारा प्रीवियस क्लास का काम था. आज हम देखने वाले हैं फेज रिलेशन. ओके, हम करंट है, यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. करंट क्या है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि AC है एंड AC को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. हेयर वी आर फाइंडिंग दैट दिस वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय द फेज एंगल फाई. सो वोल्टेज इज V is equal to, or EMF E is equal to V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस फेज एंगल फाई. ओके, ठीक है. हमें पावर निकालना है. पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? V I होता है ना. तो पावर के लिए हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे. रेट ऑफ डूइंग वर्क, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर dw बाई dt. इंस्टेंटेनियस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज, करंट भी इंस्टेंटेनियस है, वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस है. वो किसके बराबर होता है? V इंटू आई होता है. तो दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या जगह V की वैल्यू है आपके पास V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी. प्लस नहीं है. ओके, इसको रीअरेंज करते हैं. आफ्टर रीअरेंजिंग वी फाइंड दैट V नॉट I नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, यहां से हम अब क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन A प्लस B का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी. इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब हम यूज़ करेंगे साइन A प्लस B का, तो आपके पास हो जाएगा साइन A. क्या फॉर्मूला होता है साइन A प्लस B का? साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B. ये फॉर्मूला होता है. तो A की जगह हमारे पास ओमेगा टी है, B की जगह फाई है. वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई. ओके, अब इसको रीअरेंज करेंगे. डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, टर्म्स थोड़ी बड़ी होने वाली हैं.
वैसे प्रोसीजर वही है जो आपने इंडक्टर के रूप में, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रजिस्टर के लिए किया था, उसी वे से हम कर रहे हैं, बाकी कोई नया काम है इसमें है नहीं। देखिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dw इज इक्वल टू ये dw/dt थी ना, ये आपके पास आ जाएगा v0 I0, अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कोस फाई, dt है, dt को मल्टीप्लाई करेंगे, dt इधर तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई आएगा, इसके साथ भी आएगा, हम अलग अलग करके लिख रहे थे, इनटू लिख देते हैं dt प्लस, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा v0 I0 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी एंड साइन फाई एंड dt। ओके ठीक है, रीअरेंज कर लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के dw का इंटीग्रेशन तो आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू v0 I0 कांस्टेंट है, यहाँ cos फाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पावर फुल साइकिल में निकलती है तो 0 से t प्लस इधर आपके पास हो जाएगा v0 I0 कांस्टेंट कौन है, साइन फाई इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू t कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं ना, 2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी। अब हमारे पास 2 यहाँ पे है नहीं तो उसको हम डिवीजन में ले जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, w इज इक्वल टू v0 I0 कोस फाई, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं एक स्टेप में, इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता नहीं है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसका, इंटू डी टी प्लस v0 I0 डिवाइड बाई 2, बाहर ले आए इसको हम, साइन फाई इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा टी एंड dt, इतना होता है। इसको और रीअरेंज करते हैं थोड़ा, इसमें माइनस वाला आ गया ना, अलग अलग लिख देते हैं, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, w इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा v0 I0 कोस फाई 0 से 2, ये 2 भी बाहर ले आते हैं, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1 dt, मतलब ओनली dt माइनस v0 I0 कोस फाई डिवाइड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन 0 से t कोस 2 ओमेगा टी प्लस ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये एज इट इज यहाँ पे। ओके अब देखिए, हमने रेजिस्टेंस वाले केस में भी देखा, इंडक्टर के केस में देखा, कैपेसिटर के केस में भी देखा, फुल साइकिल में अगर हम cos 2 ओमेगा टी का और sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t साइकिल में, तो रिजल्ट आएगा वो 0, तो रिजल्ट 0 आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, w इज इक्वल टू मिलेगा v0 I0 डिवाइड बाई 2 कोस फाई, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा t लिमिट 0 से लेकर t तक, माइनस ये जो टर्म है, ये वाली टर्म है पूरी, इसका 0 आ जाएगा, और प्लस ये जो पूरी टर्म है इसका भी इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 लिमिट पुट करने के बाद, और लिमिट पुट कर ही देते हैं डायरेक्ट ही, यहाँ पे 0 से t को है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंटू टी कर देते हैं, इंटू टी को इधर ले आएंगे, w बाई टी क्या हो जाएगा, पावर, p इज इक्वल टू w बाई टी, दैट इज इक्वल टू v0 I0 बाई 2 एंड कोस फाई।
So this is the power consumption is the in the LCR सर्किट, ये पावर कंजम्पशन होती है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं V नोट बाई रूट टू आई नोट बाई रूट टू, V नोट आई नोट बाई टू है ना, इट कैन बी रिटन एज V नोट बाई रूट टू आई नोट बाई रूट टू, एंड यू नो दैट V नोट बाई रूट टू इज इक्वल टू V RMS, I नोट बाई रूट टू इज इक्वल टू I RMS, so it can be written as V RMS I RMS cos phi. This is the power consumption in the series LCR circuit. From here we find that a term cos phi, and this cos phi is known as the power factor. This cos phi is known as the power factor. इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ से आप इसको निकालेंगे, cos phi इज इक्वल टू आपका आएगा P डिवाइडेड बाई VRMS IRMS, इट इज नोन एज पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। ओके, तो ऐसे करके हम LCR सर्किट के अंदर पावर निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास सर्किट जो होता है, एक R ओनली सर्किट होता है, एक C ओनली सर्किट होता है, एक L ओनली सर्किट होता है। कैसा कैसा सर्किट होता है? R ओनली सर्किट, C ओनली सर्किट एंड L ओनली सर्किट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द पावर कंजम्पशन इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। दो वे हैं आपको निकालने के। एक तो पूरा वे है, इस प्रकार से प्रोसेस करके रेजिस्टेंस के लिए आप वोल्टेज लिखेंगे और करंट लिखेंगे और वहाँ से पावर निकाल लेंगे। सेम एज इट इज़ कैपेसिटर के लिए भी आप दोनों लिखेंगे, पावर निकाल लेंगे, और इंडक्टर के लिए भी। और वहाँ से हमने फाइंड आउट किया, इसके अंदर मैक्सिमम पावर होती है, इसके अंदर पावर जीरो होती है और इसके अंदर भी जीरो होती है। ये पहला वे था आपके पास। दूसरा वे ये है कि आप बड़ा डेरिवेशन करने की बजाय छोटे डेरिवेशन में भी काम चला सकते हैं। कैसे? हाउ? देखिए, LCR सर्किट के अंदर क्या होता है? LCR सर्किट के अंदर L भी होता है, C भी होता है और R भी होता है, तीनों होते हैं। और LCR सर्किट में आपको बताया कि सर्किट समटाइम इंडक्टर डोमिनेटेड होता है, कैपेसिटर डोमिनेटेड भी होता है, और एक इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है जिस टाइम पे इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है, तो उस दौरान जो सर्किट होता है वो रेजोनेंस कंडीशन में चला जाता है, तो उस दौरान वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी हो जाता है। तो उन केसेस में हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए, हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ कि पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi है। VRMS IRMS cos phi है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। व्हाट इज दिस cos phi? डायग्राम फिर से देख लो एक बार। यहां पे हमारा I था, ये VR था, VL, ये क्या है? VC, एंड दिस इज VL माइनस VC। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है सर्किट में वो ये है, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया हुआ था, एंड दिस इज फेज। सो व्हाट इज द phi? Phi is the phase difference between the current and voltage, between the current and a voltage. So this is the phase difference between this voltage and a current, not VRMS, between current and a voltage. Okay, ठीक है, VRMS में ही है, क्योंकि आपको बताया था कि सर्किट में जो करंट फ्लो करता है ऑलवेज कौन सा करंट फ्लो करता है? RMS होता है। वोल्टेज जो लेते हैं वो भी कौन सी है? VRMS वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे ये जो है phi, अगर हम रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं तो आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट के अंदर तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। तो फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट phi की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। phi की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। phi की वैल्यू जीरो है तो cos phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1, और cos phi की वैल्यू +1 तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? VRMS IRMS। इतने से भी आप काम चला सकते हैं। इसी प्रकार से हम इंडक्टिव सर्किट के लिए और कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी कर सकते हैं, फॉर इंडक्टिव सर्किट एंड ए कैपेसिटिव सर्किट। देखिए वो कैसे करेंगे, आपको अनुमान लग भी गया होगा हम कैसे करेंगे।
फॉर प्योर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। एंड मतलब इंडक्टिव हो और कैपेसिटिव, अलग अलग एक ही डेरिवेशन रिजल्ट निकाल देते हैं। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, फाई का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखो अगर आप इंडक्टिव लोगे तो VL जो है वो लीड कर रहा है I से, और अगर VC लोगे तो I लीड कर रहा है V से। मतलब फेज तो कितने का? 90 डिग्री का है दोनों के बीच में। उस केस में फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है cos 90 होता है वो कितना होता है? 0। और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो पावर P कितना आएगा? P आएगा VRMS IRMS। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सीरीज LCR सर्किट में पावर कंजप्शन। अब अगली जो क्लास हमारी आने वाली है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है और उस सर्किट का रेजोनेंस में कहाँ कहाँ यूज होता है।